नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के युद्ध के अलावा एक युद्ध देश के अंदर भी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, और ये युद्ध है धर्मांतरण का। जी हाँ, इसको लेकर लगातार खबरें आती है, लगातार इसको रोकने की कोशिश भी होती है, लगातार विवाद भी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच बजट सत्र का जो दूसरा सेशन चल रहा है, वहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित कर दिया गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस विधेयक के जरिए धर्मांतरण पर प्रभावी रोक के लिए भरोसा दिया है। विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको लेकर क्यों मचा है बवाल, क्या है विपक्ष की नाराजगी, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण या मतांतरण पूरी तरह से अवैध तो होगा ही, धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी होगा। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 में क्या कुछ प्रावधान होंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बल प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित होगा। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा। विधेयक में प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक जेल, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। पीड़ित नाबालिग महिला SC, ST या OBC है तो 10 से 20 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख तक जुर्माना का प्रावधान होगा। विधेयक के तहत अपराध अजमानतीय होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश होते ही हंगामा देखने को मिला। विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, विभिन्न राज्यों के 11 ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस कानून को पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे दिया है और ना ही कानून बनाने पर रोक लगाया है। लगभग 11 राज्यों के विधेयक, संशोधन विधेयक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, वहां विचाराधीन है। उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है। किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है, आप तो भेज दिए थे वहां, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन 3 आपत्ति हैं, या तो बता दो। हमारे समाज में मैंने प्रारंभ ही इस विषय से किया था कि समाज में अगर संघर्ष बढ़ता है और वो संघर्ष प्रशासन तक आता है, फिर वो संघर्ष न्यायालय तक जाता है, तो हमको समझना चाहिए कि अब जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बढ़ाने की आवश्यकता और दृढ़ करने की आवश्यकता, स्पष्ट इसके परिभाषा होने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए विधिक प्रावधान तब ऐसे होने चाहिए जो समाज की इस स्थिति को स्पष्ट परिभाषित कर सके। तब नहीं किया, इसलिए अभी कर रहे हैं। मान ले वो खड़े होते तो क्या बोलते, इसके पक्ष में बोलते या विपक्ष में बोलते? वो कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए भाग गए। अब इसको आप लोग समझ लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा थी, कितना बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पास होने वाला था, और जहां पर धर्मांतरण होता है तो वहां पर समाज में अशांति फैलाने का काम होता है, लोगों का संस्कार बदल जाते हैं, पूजा पद्धति बदल जाती है, और इस पर रोकथाम के लिए कड़ा कानून जब पास हो रहा है सदन में, तो बिल्कुल विपक्ष को होना चाहिए और अपने सुझाव उनको देने चाहिए था। लेकिन अब इससे पलायन किए तो उनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई स्थानों पर धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी है। अब इस मसले पर विधानसभा ठोस विधेयक को मंजूरी दे चुका है।
विधेयक के विरोध में विपक्ष भले सदन से बाहर रहा, इस मुद्दे पर जमकर सियासत देखने को मिली। ऐसे में यह तय है कि इसके परिपालन को लेकर भी सियासी दल आमने सामने होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का खेल रहे तत्वों पर शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण पर प्रभावी रोकथाम किया जा सकेगा। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार युवाओं में ही प्रदेश के भविष्य की संवरती हुई तस्वीर देख रही है और साय सरकार ने बजट 2026-27 युवाओं के लिए नए अवसरों और नए सपनों को साकार करने की गारंटी सुनिश्चित की है। साय सरकार ने शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई बड़े प्रावधान भी किए। यानी कि अब युवाओं को मिलेगा कौशल का आत्मविश्वास, शिक्षा का मजबूत आधार और रोजगार की नई राह। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस साल के बजट 2026-27 में युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया है। एक तरफ तो स्किल डेवलपमेंट के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बड़ी राहत दी गई है। उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना भी है। मिशन NIPUN के जरिए युवाओं को इंडस्ट्री के जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम स्टार्टअप पहल के जरिए युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बजट में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके साथ ही 731 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए हैं। 5000 शिक्षकों की भर्ती, 731 करोड़ विश्वविद्यालयों के लिए, 25 नए महाविद्यालय भवन, 35 करोड़ छात्रावास, 22.5 करोड़ नई नालंदा लाइब्रेरी। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिले, इसके लिए 250 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए रखे गए हैं। बलौदाबाजार में नवीन बीएड कॉलेज, खड़गवां एवं बड़ी करेली में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, मिनी माता कर्मा महाविद्यालय बलौदाबाजार एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय अटारी रायपुर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि दिए जाने के लिए 731 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 40 करोड़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को 16 करोड़, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़ सम्मिलित है। सरकार ने युवाओं के लिए खेल, पोषण और आजीविका से जुड़े विशेष प्रावधान भी किए हैं। वहीं बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 1,50,000 रुपए की सहायता का भी प्रावधान है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अबूझमाड़ में 100 करोड़ रुपए से एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। साथ ही चिरमिरी, कुनकुरी और दंतेवाड़ा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का यह बजट युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की कोशिश है। सरकार की कोशिश साफ है, युवाओं को मिले उड़ान और उनके सपने हो साकार। प्रोग्रामिंग डेस्क, INS 24/7। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कि रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दलील पेश की, जिसके बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दे दी है। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस KV विश्वनाथन की डबल बेंच ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी उनकी विधायकी रखने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन साथ ही साथ अंतिम फैसला आने तक कुछ पाबंदियां भी उन पर लगाई गई है। जैसे कि
मुकेश मल्होत्रा फिलहाल राज्यसभा के लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अब मुकेश जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए फिलहाल वोटिंग नहीं कर पाएंगे। इस तरह जब तक कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। और अब ये जान लीजिए कि किस तरह से रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच का ये मामला क्या है। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव में नॉमिनेशन में अपने खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी और उन्होंने सिर्फ 4 केस के बारे में रिकॉर्ड बताया, जबकि उनके ऊपर 6 केस हैं। 2 केस के बारे में छुपाया गया। याचिका में रावत ने मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज सभी केसों के बारे में जानकारी दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि रामनिवास रावत चूंकि उपचुनाव में दूसरे नंबर पर आए थे, इसीलिए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द किया जाता है। साथ ही साथ रावत को विजयपुर का एमएलए घोषित किया जाता है। हालांकि ग्वालियर की खंडपीठ ने 15 दिन का स्टे भी अपने आदेश पर लगा दिया था ताकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जा सके। ये पूरा मामला भी उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और आप सब विजयपुर क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे और ये आपके एक एक मत की जीत है। विधायक, पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए। ये पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे, मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया। इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है। 30 जून तक चलने वाले इस 139 दिवसीय अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण करना, उन्हें पुनरुद्धार करना और इसमें 18 विभाग मिलकर भी काम करेंगे, जिसमें कि चेक डैम की मरम्मत करना, तालाबों की सफाई, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को शामिल किया गया। देखिए सबको। जल गंगा संरक्षण अभियान का शुभारंभ कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। जल की महत्ता ऐसी है कि इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, जहां से 250 से अधिक नदियां निकलती है। मां नर्मदा के पवित्र जल से मध्य प्रदेश के साथ गुजरात में भी आनंद की धारा बह रही है। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है? पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती। जल गंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल न मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत
कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों को सृष्टि के आरंभ दिवस नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आरंभ की बधाई और मंगल कामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ।